चलो आज आप लोगों का इसमें हम लोग नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, इसका अपने पास जो नाम है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर जिसको हम लोग हीट कैपेसिटी के नाम से भी अपने पास पढ़ते हैं। आपके पास एक कंप्लीटली नई टर्म है हीट कैपेसिटी, जिसके बारे में इससे पहले आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। 10th आईसीएसई वाले जो बच्चे थे उन लोगों ने तो पढ़ रखा होगा, बट सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नई चीज है। इंपॉर्टेंट एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है, और कुछ तो हैरान है कि अच्छा हम तो आईसीएसई में थे पर हमने फिर भी नहीं पढ़ा, है ना। जैसे सिद्धार्थ है, करे कि अच्छा उसे भी नहीं पता होगा, वो आईसीएसई में था पिछले साल, तो कोई बात नहीं। देखो ये जो टर्म है, इस बार इस टर्म का आपको यहाँ पर मीनिंग समझाया जाएगा। मीनिंग समझाने का मतलब है कि पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की, और फिर डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर अब जो बात करी जाएगी वो आएगी आपके पास फॉर्मूले पे, ठीक है, जहां से कि आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग जरा बात यहाँ पे ध्यान से समझना। सबसे पहले जो टर्म आपके पास यहाँ पे डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका अपने पास कोई डेफिनेट टेम्परेचर होगा। आपने बोला कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो कहते हैं कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको लगी अगर आपने उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया अपने पास, 1 डिग्री सेल्सियस से। अब मेरे को बताओ कि अगर मेरे को कहीं पे टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, हीट करना पड़ता है। मतलब आप सिस्टम को हीट दोगे, तो जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आफ्टर हीट एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मेरे पास वहां पर बढ़ जाएगा। यही चीज होगी। तो वही आपको यहां पर बताना है कि हमारे पास हम लोगों ने क्यू अमाउंट की हीट दी, तो क्यू क्या है मेरे पास, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, जिससे कि क्या हुआ, टेम्परेचर राइज कर गया। कहां से कहां तक, T1 से T2 तक, ठीक है। पहले आपका जो टेम्परेचर है, पहले आपके टेम्परेचर जो था सिस्टम का वो कितना था मेरे पास, T1, अब बाद में कितना हो गया यहां पर, T2 हो गया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। कितनी अमाउंट की हीट लगी वहां पर मेरे पास, Q अमाउंट की। अब आती है बात हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है, सिंबल होता है इसका अपने पास कैपिटल सी। किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको अपने पास, कैपिटल सी से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहां पर क्यू अमाउंट की हीट दे रहा हूं, और क्यू अमाउंट की हीट देने पर क्या हो रहा है, उससे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया था, T2, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था मेरे पास, T1। तो हीट कैपेसिटी कितनी लिख लेगी, आपने कितनी हीट दी पर यूनिट टेम्परेचर राइज, ठीक है। T2 माइनस T1 का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कितना टेम्परेचर आपके पास बढ़ करके आया। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर बढ़ करके आता है ये 1 डिग्री आना चाहिए। तो अगर हम कहें तो जो C है, इस C की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई मेरे पास, Q बाई डेल्टा T के, हाँ या ना, समझ आई ये बात। C किसके इक्वल आ गया मेरे पास, Q बाई डेल्टा T के, जहां पर ये C जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये आपके पास हीट कैपेसिटी है। अभी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आएगा, इसलिए अभी ध्यान से इसको समझना क्या दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, यहां पर हीट कैपेसिटी होगी Q बाई डेल्टा T। अब अगर देखा जाए कि जो मेरे पास टेम्परेचर चेंज है, आपको भी पता है कि आपको जो टेम्परेचर चेंज लेकर के आना है बॉडी में, धीरे धीरे हीट जो है बॉडी को अपने पास सप्लाई करी जाएगी, और धीरे धीरे अपने पास उसका टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, वहां पर राइज होता चला जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर जो टेम्परेचर चेंज है वो हल्का हल्का टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तो वो हीट एनर्जी भी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा होगा, हल्के हल्के ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा एक साथ ही सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करी सीधा टेम्परेचर बढ़ गया। अगर मैं वो छोटा छोटा चेंज पकड़ करके चलूं, छोटा छोटा चेंज पकड़ करके अगर हम लोग चले, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो डी क्यू है, डेल्टा क्यू कह दो, या चलो मैं कह देता हूं डी क्यू, डेल्टा क्यू है आपके पास, ये हो गए वो स्मॉल हीट सप्लाइड स्लोली टू रेज टेम्परेचर, ठीक है। मैं वो छोटी छोटी हीट देते हुए आगे बढ़ रहा हूं, वो छोटी छोटी हीट कितनी अपने पास, डेल्टा क्यू है। तो अब आपके पास जो हीट कैपेसिटी है, वो हीट कैपेसिटी कैसे निकलेगी, C इज गिवन बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या डेल्टा क्यू बाय डी टी, या डी क्यू बाय डी टी भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब यहां टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो आपके पास ये चीजें काम कर रही है। ओ कैपिटल टी, एक चीज मैंने आप जो लिखी है याद रहे, स्मॉल टी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल टी किसको बताता है आपके पास, टाइम को। ये टेम्परेचर इसलिए कैपिटल टी लिखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन एज, ये क्या है मेरे पास, अगर आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन कर रखा है मैंने, ठीक है। डी बाई डी टी, डी बाई डी टी किसका कर रखा है, क्यू का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर।
किस रेट से जो हीट है सिस्टम को सप्लाई करी जा रही है, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर वहां पर वैरी कर रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी के दूसरे भाई पर, जिसका नाम है अपने पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको काम वही करना है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, अपने पास 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। लेकिन अपना एक चीज और फिक्स कर दी जाएगी और उसका नाम है अपने पास मास ऑफ द सब्सटेंस। कहते हैं कि अब जो सब्सटेंस का मास है वो कितना हो जाएगा, मेरे पास कितना मास हो जाता है आपके पास सब्सटेंस का, 1 ग्राम। तो अब आप सब्सटेंस कितना लेकर के आओगे, 1 ग्राम का, और 1 ग्राम के सब्सटेंस को कितनी मैं हीट दूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाए, तो इसी का नाम क्या होता है अपने पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ना कि हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो होती है आपके पास, उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ होता है, बट मास फिक्स नहीं होता, इसमें मास फिक्स हो जाता है। तो ये पर ग्राम चल रही है। ठीक है, 1-1 ग्राम के हिसाब से निकाल रहे हैं कि पर ग्राम बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना था तो कितनी अमाउंट की हीट एनर्जी आपको वहां पर लगेगी। देखो आपके पास ये ना होता क्या है कि जब हम लोग निकालते हैं इसको, आप जब भी कोई चीज को डिवाइड करते हो ना किसी से, तो उसका मतलब ये होता है कि आप पर केल्विन जैसे इसको नाप रहे हो। अगर मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू पर केल्विन आ जाएगी। तो अभी जब आप यहाँ पे फॉर्मुला देखोगे ना, फॉर्मुले में डिवाइड बाय एम हो रखा होगा, तो मतलब पर यूनिट मास आप निकाल रहे हो। तो मैंने बोला ना पर यूनिट मास निकाल रहे हो, इट मींस आप 1 ग्राम के हिसाब से निकाल रहे हो। आई बात समझ में? तो हमारे पास इसकी टेबल होती है पूरी। अब ये जरूरी क्यों होता है, इसका भी आप मीनिंग समझ जाओगे थोड़ी देर में कि क्यों आपके पास ये जरूरी है, क्यों आपको ये चीज पढ़ाई जा रही है। न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, नई नई चीजें भी आप सीखोगे। पहले आप लोग इसको नोट कर दो, फिर उसके बाद मैं इसमें सेकंड वाला बताता हूं। अब अपने पास जो दूसरी क्वांटिटी थी जिसका नाम था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि 1 ग्राम के हिसाब से चलेगी कि आपका जो सब्सटेंस है वो पर ग्राम मेरे को उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है पर यूनिट मास न है अपने पास। हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डिनोट इसको भी सी से ही किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कौन सा सी रहता है मेरे पास, स्मॉल। ठीक है, कैपिटल सी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी और स्मॉल सी क्या होती है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला बनाना। कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला, आपको क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका मतलब है कि मैं क्यू अमाउंट की हीट दूंगा और उसके लिए क्या होगा, आपके पास कोई टेम्परेचर चेंज आया होगा। बस आपने जो ये हीट दी है ये कैसे दी है, ये पर यूनिट मास दी है। ठीक है, आपने जो यहां पर ये जो हीट दी होगी ये कैसे दी होगी, ये पर यूनिट मास दी होगी। तो अब एक और क्वांटिटी यहां पर जुड़ जाएगी, क्या जुड़ गई, Q बाय डेल्टा टी, मतलब हीट गिवन। ठीक है, ये आपके पास वो टेम्परेचर राइज है, पर ये जो हीट आप दे रहे हो सब्सटेंस को, ये आपको 1 ग्राम के हिसाब से निकालनी, मतलब पर यूनिट मास निकालनी है। इसलिए मैंने हीट को इस बार किससे डिवाइड करा दिया, यहां पर अपने पास m से भी डिवाइड करा दिया। और अगर मैं बोलूं तो यहीं से आपके पास एक रिलेशन निकल करके आता है, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। ठीक है, जहां पर ये जो स्मॉल सी है इसका मतलब क्या है आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा आपके पास, m सब्सटेंस का मास होगा, c उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर वहां पर मेरे पास कितना बना होगा जब आपने वो क्यू अमाउंट की जो हीट है सप्लाई करी होगी, या आपके सिस्टम ने क्यू अमाउंट की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया होगा। इतनी बात आई समझ में। जबकि अगर मैं बात करूं आपके पास जो कैपिटल सी था, वेयर, अगर हम लोग कैपिटल सी की बात करें, जो कि आपके पास क्या है, जो कि आपके पास यहां पर हीट कैपेसिटी है, ये किसके इक्वल थी, ये इक्वल होती थी Q बाय डेल्टा टी के। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई, C डेल्टा टी। ठीक है, और ये ध्यान रहे ये जो यहां पर C हम लोगों ने यूज करा है, ये कौन सा C है अपने पास, ये हीट कैपेसिटी है। क्या है आपके पास, ये हीट कैपेसिटी है। अब जरा आप इन दोनों फॉर्मूले को मिलाओ, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी और Q इक्वल्स टू C डेल्टा टी। डेल्टा टी यहां भी है, डेल्टा टी वहां भी है, तो क्या आपको देख करके पता चल रहा है कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हमें क्या समझ आया, हमें ये बात समझ आई कि इन दोनों में भी एक रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है, हीट कैपेसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू द मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सिंपल, आई बात समझ में। तो ये होता है आपके पास हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये है आपके पास ये दो अलग अलग चीजें।
आगे जाते हैं आपके पास तीसरे टर्म पर, जिसका नाम होता है मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, अगला क्या आ रहा है अपने पास यहाँ पर निकल करके, मोलर हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे जो टर्म यूज हो गई, देखो कौन सी टर्म यूज हो गई, मोल। तो इसका मतलब है कि अब ये पर मोल नपेगी, बस फर्क कितना आ जाएगा। टेम्परेचर अभी भी आपको बॉडी का कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना होगा, बट इस बार मास की जगह हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसीडर करेंगे, और वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना लिया जाएगा हमारे पास, 1 मोल। तो इसका मतलब ये वो हीट कैपेसिटी है सिस्टम की जब आपके पास सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस लिया जाता है और उसका टेम्परेचर मेरे को कितना बढ़ाना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें। आई बात समझ में? तो इसको अगर हम लोग देखें, जो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी है, तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग यहां पर डिनोट करते हैं CM से। ठीक है, जहां पर M का मतलब क्या हो गया अपने पास, मोल। हाँ, तो ये अपने पास जो था मोलर हीट कैपेसिटी किसके इक्वल हो गई यहां पर, C/N के। हीट कैपेसिटी गिवन पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जहां पर M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स को। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैपिटल C क्या है मेरे पास यहां पर, हीट कैपेसिटी, और ये जो CM है ये क्या है मेरे पास, ये हो गई अपनी मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। ठीक है, छोटा सा ही पार्ट था ये। चलें आगे। कैपिटल, दोनों कैपिटल होते हैं यहाँ पे। स्मॉल सी सिर्फ आपके पास स्पेसिफिक में नहीं, मैंने बोलता है स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए होता है, तो उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। मतलब मैं जो चीज बताना चाह रहा था बस उसका अपोजिट बोल गया। ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल, स्मॉल मत करना, कैपिटल होता है वो। स्मॉल सी रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को करता है। अब आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, या कितने तरीके की मोलर हीट कैपेसिटीज हमारे पास होती है। देखो, हमें 2 तरीके की हीट कैपेसिटीज पढ़नी होती है, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक किस पे होती है मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, एक हो गई है यहाँ पे गलती, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP नहीं, इसको CV कहते हैं, और नीचे वाले को CP कहते हैं। ठीक है, उल्टा हो गया। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज CV। ठीक है, कैपिटल CV और कैपिटल CP यहां पर हमारे पास है, ये सबस्क्रिप्ट में लगे हुए हैं V और P। ठीक है, नीचे की तरफ लगे हुए हैं। देखो, अब आपके पास ये जो CP और CV आए हैं, अब जरा CP और CV के बारे में समझते हैं, CP और CV है क्या और इनको आपको किस तरीके से अपने पास यहां पर निकालना है। सोचो कि आपने सिस्टम जो है, सिस्टम का आपको टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना था 1 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन ना आप चाहते हो कि वॉल्यूम में चेंज ना आए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है, भाई टेम्परेचर बढ़ाया मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से, तो मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम में चेंज ना आए, तो उस समय जो भी हीट कैपेसिटी सिस्टम ने अपने पास जनरेट करी होगी उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, CV। ठीक है, कि टेम्परेचर भी रेज हो गया 1 डिग्री सेल्सियस का, बट वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, इट मींस कि वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो उस वक्त हीट कैपेसिटी को बोल दिया जाएगा हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन अब प्रेशर में चेंज ना है, तो अब जो मेरा प्रोसेस है वो किस पे होना चाहिए, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए। तो अब वही हीट कैपेसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरे पास CP में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये होता है अपने पास CP और CV का यहां पर मीनिंग, कि ये जो CP और CV है ये काम क्या करते हैं और CP और CV का आपके पास क्या यूज है। ठीक है, अब करते हैं आपके पास इसका, मेरे पास जो फॉर्मुला डेरिवेशन है कि आपके पास यहां से फॉर्मुला कैसे बनाया जाता है, तो उस बात को अब जरा आप ध्यान से समझना। आप मेरे को बताओ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको क्या बताता था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं? बिल्कुल सही, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है, तो मेरे को बताओ यहां से Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q किसके इक्वल आ गया? ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो यहाँ पर हीट है, Q अमाउंट की जो हीट है, छोटी छोटी इसको टुकड़ों में लेकर के चलते हैं, तो डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट लेकर के चलेंगे या फिर DQ अमाउंट ऑफ हीट लेकर के चलेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले बात करी थी। ठीक है, लेट द अमाउंट जो यहाँ पर रेज हो रही है हीट की वो कितना ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, DQ। ठीक है, तो देयरफॉर उसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q या DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस W। ठीक है, DQ इक्वल्स टू DU प्लस W। अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला था आपके पास, वर्क डन कैसे निकालते थे हम लोग? वर्क डन इक्वल्स टू PdV, यही होता था, PdV होता था, P डेल्टा V या फिर PdV ले लेते हैं, क्योंकि अब जो वॉल्यूम चेंज है वो वॉल्यूम चेंज भी छोटा छोटा ही कंसिडर करेंगे,
वो जो डीवी वॉल्यूम चेंज आ रहा होगा वहां पे, छोटा 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 जो वॉल्यूम चेंज होता रहेगा अपने पास। तो dq इक्वल्स टू du प्लस pdv, ठीक है। अब पहली कंडीशन आपके यहां पर बना करके चलेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, लेट द वॉल्यूम चेंज, कितना मान लेते हैं इसको, 0। वॉल्यूम चेंज अगर 0 है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहा होगा आपके पास, तो इसका मतलब है मैं अभी इस समय जिस चीज की बात कर रहा हूं, किस चीज की बात कर रहा हूं कि आपने यहां पे वॉल्यूम कितना कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में क्या बनेगा अपने पास, क्या आपके पास ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पे dv आ रहा है, dv, ये dv कितना हो जाएगा अपना 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो गई अपने पास 0। तो dq किसके इक्वल आ जाएगा यहां से, ठीक है। ये du प्लस pdv था ना, तो मैं इसमें आपको ये कह रहा हूं ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई, ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो गई। तो भाई देयरफॉर dq इज इक्वल्स टू du, ठीक है, नहीं dv नहीं du, ठीक है। dq इक्वल्स टू du, इतनी बात आई समझ में। आगे बढ़ेंगे, अब हम आ जाते हैं भाई हमारे हीट कैपेसिटी पर। ऑल्सो हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ करके आए हो भी आप लोग हीट कैपेसिटी का, सी का, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपको सी का, देखो पेज पलटने पड़ रहे हैं, Q बाई डेल्टा टी या dQ बाई dt, यही पढ़ाते भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, dQ बाई dt पढ़ के आए थे। अब dQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, d, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कैपिटल टी। तो मैं dQ की जगह क्या लिख सकता हूं यहां पर, du। तो आपके पास अब जो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल करके आई है, ये किस पे निकाली है आपने, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ये क्या नपेगा मेरे पास CV। तो CV का फॉर्मूला क्या होता है, du बाई dt, जहां पर dt बता रहा है आपके पास स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर, या फिर मैं कहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। d बाई dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। बट ये रेट ऑफ चेंज किसका है, u मतलब इंटरनल एनर्जी का है, और किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर राइज, कि कितना टेम्परेचर आप यहां पर बढ़ाओगे। सो CV का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, du बाई dt, ठीक है। तो ये है आपके पास छोटा सा डेरिवेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से आप समझ लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करा, जो कि आपको बताता था कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, Q प्लस W के। तो मैंने बोला कि भाई यहां से Q की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा यू माइनस W हो गई। अब W खुद किसके इक्वल हुआ करता था आपके पास, वो इक्वल हुआ करता था P dV के या P डेल्टा V के। तो dQ इक्वल्स टू du प्लस P dV करा, कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो डेल्टा V तो 0 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज तो वहां पर आएगा नहीं। आई बात समझ में। तो हमने भाई ये पूरी क्वांटिटी 0 कर दी, तो dQ du आ गया था। उसके बाद C, जो आपके पास हीट कैपेसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या था, dQ बाई dt, कितना हीट में चेंज आएगा पर यूनिट टेम्परेचर राइज। तो C इक्वल्स टू dQ बाई dt में dQ की जगह पुट करा du को, तो CV किसके इक्वल होगा, du बाई dt के। आई बात समझ में। तो ये है आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सबसे पहला जो ये एक डेरिवेशन टाइप आप इसको समझ सकते हो। तो अभी हम लोगों ने जैसे पीछे यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा था भाई, अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। केस 2 लेकर के चल रहे हैं। अब केस 2 में हमें क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट करना है। लेकिन एक इक्वेशन यहां से उठाएंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि जो आपके पास dQ था, ये जो dQ है, इस dQ की वैल्यू किसके इक्वल है, du प्लस P dV के इक्वल है ना। C किसके इक्वल है, dQ बाई dt के, ठीक है। पहले तो आप लोग ये चीज समझो। तो मैं वही चीज यहां पर लिखने जा रहा हूं कि C इक्वल्स टू dQ बाय dt, वेयर, जहां पर ये खुद dQ किसके इक्वल था, du प्लस pdv के। यही था या नहीं था, अभी पीछे हम लोगों ने देखा ये। तो भाई अब जरा यहां पर मेरे साथ साथ आप लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करना, ठीक है। dQ की वैल्यू जो है, अरे C की जो वैल्यू है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, du प्लस pdv बाई dt। डिनोमिनेटर कॉमन कर दूं, ये जो dt है ना, इसको दोनों के साथ ले रहे हैं, dt को du के साथ भी रख रहे हैं और dt को अपने पास किसके साथ रख रहे हैं, यहाँ पे pdv के साथ भी रख रहे हैं। तो C इक्वल्स टू du बाई dt प्लस pdv बाई dt, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब आते हैं एक फॉर्मूले पे, जो कि था मेरे पास डेल्टा H। कौन बताएगा मेरे को डेल्टा H का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता था, दूसरा कौन बताएगा डेल्टा H का, सिंपल सा होना था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V।
यही पढ़ा था आप लोगों ने, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टेम्परेचर। दोनों साइड यहां पर टेम्परेचर के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी डेल्टा वी। यही आएगा मेरे पास। अब आ जाते हैं उस सिनेरियो पर जो कि आपके पास यहां पर क्रिएट होगा। देखो डी यू बाई डी टी प्लस पी डी वी बाई डी टी, ये बन रहा है, ठीक है। आपको भी पता है कि आपने प्रेशर क्या ले रखा है, यहां पर कांस्टेंट ले रखा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, जब अपने पास डिफरेंशिएशन होता है ना, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट्स का नहीं। तो लेट P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब आपने प्रेशर क्या मान लिया, यहां पर कांस्टेंट मान लिया। तो ये हो गया डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी और प्लस अब ये बन जाएगा पी डी बाई डी टी ऑफ वी, ठीक है। ये डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी प्लस पी डी वी बाई डी टी। इतनी बात आई समझ में, जितना यहां तक अभी तक हम लोगों ने किया है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, जरा इधर देखेंगे, डी यू बाई डी टी है, पी डी वी बाई डी टी है, तो इसको देखो और जरा इसको देखो, ये दोनों सेम ही चीज तो है। तो आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको क्या बता रही है? तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये पता चला कि dH बाई dt किसके इक्वल होना चाहिए? C के। अब ये जो हीट कैपेसिटी है ये किस पे नापी जा रही है? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो dH बाई dt इज इक्वल्स टू Cp। ये लो आपके पास Cp भी आ गया। तो Cv किसके इक्वल था? इससे पहले हम लोगों ने Cv निकाला था, Cv किसके इक्वल था? du बाई dt के, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और Cp किसके इक्वल होता है आपके पास? चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये है आपके पास Cp और इससे पहले थी आपके पास वो Cv। ठीक है, छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला आप कई जगह यूज करोगे कि जो Cp माइनस Cv है किसके इक्वल होता है? अपने पास R के इक्वल होता है। लेकिन जरा इसको समझेंगे कि Cp माइनस Cv जो R के इक्वल आता है वो आता कैसे। एक काम यहाँ पे करते हैं, अगर मैं Cp में से Cv को माइनस करूं तो आप मेरे को बताओ कि हमारे पास जो Cp अभी हमने निकाला था, Cp का क्या फॉर्मूला बना था और Cv का क्या फॉर्मूला बना था? यही था। तो Cp माइनस Cv को अगर मैं लिखूंगा तो Cp माइनस Cv को क्या लिखा जा सकता है? dH बाई dt माइनस du बाई dt। ठीक है, अब एक बात यहां पे समझेंगे कि अपने पास जो इंथैल्पी थी ये किसका सम थी? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ठीक है, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। आई बात समझ में? H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। अब आपको रिलेशन याद है? PV इक्वल्स टू क्या हुआ करता था? nRT। ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT। अगर PV इक्वल्स टू nRT है और मैं कह दूं कि हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 लिए हैं तो PV किसके इक्वल आ जाएगा? RT के। ठीक है, अभी वो वाला आइडियल सिनेरियो है जहां पे n की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 है। तो PV किसके इक्वल हो गया मेरे पास? RT के इक्वल हो गया। यहां पर पुट कर दें, अरे यहां पर पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते। PV के जगह पर ये इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 से यहां पर देखते हैं, देखो आप लोग यहां पे देखो, PV इक्वल्स टू nRT। तो H अगर मैं यहां पे इक्वेशन 2 से देखूं, अगर आप इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूशन करोगे, अरे यहां पर देखना, अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करने पर क्या चीज आपके पास सामने निकल करके आएगी? PV की जगह क्या लिखा होना चाहिए? अब यही लिखा होना चाहिए, H इक्वल्स टू U प्लस RT। इतनी बात आई समझ में? अब एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। किसके रिस्पेक्ट में? T के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब T। तो भाई मेरे को बताओ, अब यहां पे ये जो रिलेशन है आपका क्या बन जाएगा? dH बाई dt इक्वल्स टू du बाई dt प्लस, अच्छा R तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो बाहर ले लू डिफरेंशियल से। तो ये क्या बन गया? d बाई dt ऑफ T, जो कि कितना हो जाएगा?
ये कितना होता है? बिल्कुल सही। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो वैसे डी बाई डी टी ऑफ टी भी कितना हो जाएगा मेरे पास? 1। तो आपको यहां से क्या समझ आया? आपको समझ आया कि मेरे पास जो डी एच बाई डी टी है ये किसके इक्वल बन गया? डी एच बाई डी टी यहां से इक्वल बन गया डी यू बाई डी टी प्लस आर के। ऑल्सो अगर मैं इसको इधर ले जा लूं तो डी एच बाई डी टी माइनस डी यू बाई डी टी किसके इक्वल आ रहा है? ये आर के। अब आप मेरे को बताओ डी एच बाई डी टी माइनस डी यू बाई डी टी किसके इक्वल था? सीपी माइनस सीवी था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को यूज कर देते हैं। इक्वेशन 1 आपको बता रही है कि ये तो सीपी माइनस सीवी होता था, तो देयरफॉर सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल आ गया आपके पास? आर के। तो ये हो गया आपके पास रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किसके बीच में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बीच में, जिसने आपको बताया सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है? अपने पास यहाँ पर आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज वाला पार्ट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहां पर आर क्या है भाई अपने पास? व्हाट डू यू मीन बाय आर? ये है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और या फिर हम कह सकते हैं 0.0821 लीटर एटीएम इनवर्स। और उसके बाद क्या आता था मेरे पास? ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो ये यहाँ पे सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर से जो रिलेशन है ये हम लोगों के पास यहाँ पे बन गया, और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।